डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के अंतर्गत यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के तरीके क्या होते हैं और उसके उपकरण क्या हैं। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान हमें तब समझ में आएगा जब पहले हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सारे कंपोनेंट्स समझ में आए हों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट कंपनसेशन है, ये सारी चीज़ें जब समझ में आती है तो फिर बाद में जाके इनके भुगतान का निपटारा किया जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में भुगतान से अभिप्राय जो माल मंगवाया गया है उसका पेमेंट करने से है। अब भुगतान बोथ साइड होता है, दोनों पक्षों का होता है। हम माल मंगवाते भी हैं, हम माल बेचते भी हैं। बेचते हैं तो भुगतान प्राप्त करना होता है, जब मंगवाते हैं तो भुगतान करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान से अभिप्राय दो या दो से अधिक देशों के मध्य मूल्य हस्तांतरण की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासी के आर्थिक दायित्वों का निपटारा करते हैं। अब आर्थिक दायित्वों का निपटारा कैसे करते हैं भाई? एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासी, तो आर्थिक दायित्वों का निपटारा का मतलब यही है कि जो कुछ भी आपने मंगवाया है, जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कुछ भी आपका खर्चा हुआ है, उसका भुगतान दूसरे राष्ट्र द्वारा करना होगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के निपटारे के लिए दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य मौद्रिक हस्तांतरण को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कहते हैं। अब दोनों राष्ट्रों के मध्य किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल अगर लिटिगेसी है या फाइनेंशियल लेन देन बाकी है तो उसका जो निपटारा भुगतान के रूप में किया जाता है वह भुगतान अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की विशेषताएं जो बताई गई है वो ये है कि दो पक्ष होने चाहिए, एक एक्सपोर्टर एक इम्पोर्टर। दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यवहार होना चाहिए, एक्सपोर्ट के रूप में, इम्पोर्ट के रूप में। अगर व्यवहार ही नहीं किया है तो भुगतान किस चीज़ का? आर्थिक दायित्वों का निपटारा, जो उसकी इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सामान मंगाया है उसका भुगतान करने का दायित्व उसका खुद का है। अब होता क्या है कि कोई देश का प्रधानमंत्री मंगाता है तो सामान तो वो अपने घर नहीं ले जाता ना, जो मंगवाया है वो देश के लिए ही काम आया। अब जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में कोविड के लिए कई प्रकार के उपकरण विदेशों से मंगवाए गए, तो दायित्वों का निपटारा करना केवल प्रधानमंत्री का अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी है, देश के नागरिकों की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी प्रधानमंत्री जी की है। मूल्य हस्तांतरण, मूल्य हस्तांतरण का मतलब है पेमेंट का ट्रांजेक्शन्स किया जाएगा, और ओवरऑल ये एक जटिल प्रक्रिया है, इतनी सरल नहीं है जितनी कि दो शब्दों में कह दी जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता के कारण, कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान आवश्यक क्यों होता है, इसकी आवश्यकता के कारण क्या है, तो मोटे मोटे तौर पर यदि हम आवश्यकता के कारणों का अध्ययन करें तो दृश्य व्यापार व वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। तो व्यापार दो तरह के होते हैं, एक होता है दृश्य और एक होता है अदृश्य, एक होता है विजिबल, एक होता है नॉन विजिबल। दृश्य व्यापार वो जो हमें नजर आता है, हमें पता लगता है कि हमने इतना विदेशों से दवाई मंगाई है, इतने उपकरण मंगाए हैं, इतने हथियार खरीदे हैं, इतने वेपन्स, इतने और कुछ सामान वगैरह, ये दिखते हैं दृश्य। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अदृश्य होती है लेकिन हम मंगवाते हैं। जैसे मोबाइल तो सारे इंडिया में बनते हैं लेकिन अंदर के पार्ट्स बाहर से मंगाया जाता है। पेट्रोल और डीजल खुला मंगाया जाता है, दृश्य में नज़र आता है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोडक्ट के इंटरनल पार्ट्स होते हैं जो अदृश्य होते हैं। तो पहला है दृश्य व्यापार और वस्तुओं का क्रय विक्रय। तो जो भी दृश्य व्यापार आपने मंगाया है, जो भी सामान गुड्स आपने मंगाए जो विजिबल है, उनका क्रय विक्रय करने का जो पेमेंट ड्यू रह गया उसका सारा सल्टारा करना है, उसका सारा निपटारा करना है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ अदृश्य व्यापार और सेवाओं का क्रय विक्रय भी किया जाता है। अदृश्य व्यापार में जैसे किसी भी प्रकार की सर्विसेज है, किसी भी प्रकार के प्रोवाइड है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये आप सर्विसेज भारतीय कंपनियां विदेशों में काम कर रही है, विदेशी कंपनियां भारत में काम कर रही है, तो ये अदृश्य व्यापार भी तो किया जाता है, जिसमें व्यापार तो कुछ होता नहीं है लेकिन सेवाएं और सर्विसेज तो एक के इधर के उधर हस्तांतरण की जाती हैं। विविध लेन देन होते हैं, जितने भी प्रकार के लेन देन होते हैं, कई प्रकार के, जैसे कैपिटल गुड्स में किया गया और किसी में एक्सपेंडिचर में किया गया।
पूंजीगत सौदे होते हैं, उस शेयर के मार्केट में, सिक्योरिटीज़ के रूप में, डिबेंचर के रूप में, प्रेफरेंस के रूप में, ये सारे सौदे भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होते हैं। विदेशी ऋणों का भुगतान, विदेशी ऋण जो लिए जाते हैं उसका भुगतान अपने देश की करेंसी में होता है। जब भुगतान हम हमारे देश की करेंसी में करेंगे तो दिक्कत तो वही हो गई ना, हमारी करेंसी उनके पास गिरवी चली गई। उसको छुड़ाने के लिए वापस उस देश की करेंसी के लिए आपको इंपोर्ट करना होगा। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा करेंसी आएगी, इंपोर्ट से तो हमारी करेंसी जाएगी। विदेशी सहायताएं कई बार दी जाती है, कई बार ली जाती है, तो अगर ज़्यादा सहायता ली है आपने तो वापस पेमेंट आपको आपकी देश की मुद्रा में करना होगा, जैसे हम उन देश के ऋणी हो जाएंगे। दूतावासों पर खर्च किया जाता है। भारत में कई राष्ट्रों के दूतावास खुले हुए हैं और कई राष्ट्रों में भारत के दूतावास खुले हुए हैं। उनके खर्चे वगैरह, पेमेंट वगैरह जो होता है खुद को करने होते हैं। शिष्टमंडल व्यापारिक समझौते पर खर्चे होते हैं। कई प्रकार के शिष्टमंडल आते हैं, कई प्रकार के व्यापारिक समझौते होते हैं। एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी देश का हमारे देश में आता है तो वो अकेला नहीं आता, उसके साथ पूरा का पूरा शिष्टमंडल होता है, कम से कम 25-30 लोग उसके साथ होते हैं। वो कई प्रकार के समझौते का उनके सारे खर्चे उठाने होते हैं। खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं, मैच खेलते हैं तो टीम पूरी जाती है, टीम के साथ डॉक्टर जाते हैं, टीम के साथ कोच जाते हैं, टीम के साथ एम्पायर जाते हैं। तो टीम के 12 खिलाड़ी नहीं जाते, कम से कम 100 लोग होते हैं। तो इनके सारे खर्चे गाड़ियों के, होटलों के वगैरह सब उठाने पड़ते हैं। पर्यटकों पर खर्च होता है। कोई भी पर्यटक यदि देश में आता है तो जैसे ही वो दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उतरता है, उतरते ही उसके देश की करेंसी ले ली जाती है, भारतीय रुपये उसे सौंप दिए जाते हैं। अब पर्यटक जितने दिन देश में घूमेगा, चाहे महीना घूमे, चाहे 2 महीने घूमे, चाहे 15 दिन घूमे, जितने दिन घूमेगा भारतीय रुपये भारत में खर्च करके चला जाएगा और अपनी करेंसी बची हुई वापस ले जाएगा। उसके कंपनसेट हम उस देश की करेंसी रिकवर कर लेते हैं। ये हमारा मोटा मोटा फंडा है, जिसके कारण भी हमें अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ता है। शिक्षा और प्रशिक्षण, हम कई प्रकार के ट्रेनिंग, कई प्रकार के एजुकेशन प्रोग्राम्स इंटरनेशनल लेवल के करते हैं। जब इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम्स करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमारे साथ निहित होती हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए भी हमें कई प्रकार के खर्चे करने होते हैं। रॉयल्टी भुगतान करनी होती है। जब बाहर से सामान आता है, बाहर से तेल वगैरह आते हैं तो रॉयल्टी पेमेंट करनी होती है। प्रवासियों द्वारा धन भेजना, जो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, जो अमेरिका में बसे हुए हैं, चाइना में बसे हुए हैं और किन्हीं राष्ट्रों में बसे हुए हैं, उनको कई बार यहाँ से पैसा भेजना होता है, या वो लोग अपने सेविंग बचा के अपने देश में भेजते हैं तो उसका भी लेन देन होता है। कंपनसेशन भुगतान, क्षतिपूर्ति भुगतान जिसको कहते हैं, किसी प्रकार का अगर किया जाता है तो कई प्रकार के पुरस्कार प्राप्त होते हैं, उनका भुगतान, कई प्रकार के उपहार होते हैं, दान होते हैं, संकट सहायता भुगतान आदि, ये सारे कारणों से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करना होता है। इन सभी कारणों से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के बारे में जानकारी आवश्यक हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान जरूरी हो जाता है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करेंगे कैसे? भुगतान तो करना है, पर भुगतान करेंगे कैसे, कौन से माध्यम से करेंगे, क्या क्या उसके रिसोर्सेज होंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के तरीके या प्रवृत्तियां या रीतियों के बारे में बात करें तो पहला है आयातों द्वारा निर्यातों का भुगतान। बहुत सिंपल सीधा फंडा है, जो इंडिया गवर्नमेंट भी चाहती है, देश का हर नागरिक चाहता होगा और हम भी यही चाहते हैं कि हम किसी देश से माल उतना मंगाएं कि जितना उसको वापस कंपनसेट कर सके निर्यातों के द्वारा। जो आयात किया जाता है उसके बदले में वापस निर्यात करके हिसाब बराबर कर दिया। हमने 600 करोड़ रुपए के गाड़ियों के कलपुर्जे विदेशों से मंगाए और वापस 600 करोड़ की गाड़ियां बना के बेच दी। आयात और निर्यात हिसाब बराबर। इस तरह के यदि सौदे करते हैं तो भुगतान का पहला तरीका होता है आयातों के बदले में निर्यातों द्वारा भुगतान। दूसरा होता है धातुओं का हस्तांतरण द्वारा भुगतान। धातुओं के हस्तांतरण में धातु कौन से होते हैं? सोना है, चांदी है, अब्रक है, जिप्सम है, टंगस्टन है, ये हमारे धातु हैं। हम जो कुछ भी मंगाते हैं इसके बदले में इनसे में पेमेंट कर दें, सोने में कर दें, चांदी में कर दें और किसी तांबे में कर दें, जस्ते में कर दें, शीशे में कर दें, अगर एप्लीकेबल हो तो, अगर एक्सेप्टेबल हो तो किया जा सकता है। तीसरा है मुद्रा या नकदी द्वारा हस्तांतरण।
जो कुछ भी है, अब ले जाओ भाई, भारतीय रुपये ले जाओ, और तो क्या, हमारे पास हमारे के देश की करेंसी है, हमारे देश की करेंसी ले जाओ। तो मुद्रा व नकदी द्वारा भी भुगतान किया जा सकता है। विदेशी मनी ऑर्डर द्वारा भुगतान, एक और तरीका ये बनता है कि विदेशी विदेशी मनी ऑर्डर मंगा दिया जाए और विदेशी मनी ऑर्डर के द्वारा भुगतान कर दिया जाए। विदेशी मनी ऑर्डर द्वारा भुगतान करने का मतलब है कि कोई विदेश में शाखा है और विदेश में जिसकी शाखा है, जिसको पेमेंट यहाँ से करना है, तो उसका बैंक द्वारा मनी ऑर्डर तैयार कर लिया जाए और मनी ऑर्डर द्वारा उसको भुगतान कर दिया जाए। विदेशी मनी ऑर्डर के बाद में है बैंकों के माध्यम से भुगतान। अब हुआ यह है दुनिया सारी में कि कोई भी ऐसी बैंक नहीं है जिसकी ब्रांच दुनिया के किसी शहर में नहीं है, क्योंकि बैंकिंग व्यवसाय पूरा के पूरा ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से चलता है। बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया गया है, हर बैंक की ब्रांच हर दुनिया के शहर में उपलब्ध है। तो हम बैंकों के माध्यम से कई प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे नंबर एक, चेक द्वारा भुगतान। हमने कोई पेमेंट करना है, चेक काट के दे दिया, चाहे विदेश में है चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, वो चेक एक्सेप्टेबल होगा और चेक द्वारा भी भुगतान किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान, ये बैंकिंग में अपन पढ़ते हैं बैंक ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के लिए हमें बैंक में जाना होगा, खाते में जितने के ड्राफ्ट बनाना है उतनी राशि प्लस उसका कमीशन। ड्राफ्ट बनाने का बैंक कमीशन चार्ज लेती है। ये बैंक का एक कार्य है। इस कार्य को उस बैंक संपादित करने के लिए एक निर्धारित शुल्क वसूल करती है। वो शुल्क की राशि वसूल करके और टोटल अमाउंट की बैंक डीडी, जिसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट, बना के दे देगी आपको। डाक द्वारा हस्तांतरण, आईपीओ बोलते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर। आईपीओ के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी बैंक के कई अंतर्राष्ट्रीय भुगतान निपटाए जाते हैं। तार द्वारा हस्तांतरण, अब ये तार द्वारा हस्तांतरण केवल किताबों में लिखा हुआ है, एक्चुअली तार अब लगभग बंद ही हो गया। जिस ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं हुआ करती थी, उस समय तार द्वारा भुगतान होता था। अब ये लगभग बंद सा हो गया। विदेशी यात्री चेक, विदेशी यात्री चेक ये को ट्रैवल चेक बोलते हैं। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए देश से बाहर जाना है और पेमेंट आप रोकड़ में अपने पास नहीं रख सकते, तो आप ट्रैवल चेक बना के जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब से एटीएम का ज़माना आया है, जब से ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना आया है, कई तरह के ऐप आ गए, यूपीआई ऐड आ गया, पे ऐप आ गया, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये लगभग बंद सा हो गया, इसकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई समय के साथ साथ। पुराने समय में चलते थे विदेशी यात्री चेक। विदेशी विनिमय बिल, विदेशी विनिमय बिल तो आज भी चलते हैं, बैंकों में बनाए जा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज बिल बनाए जा सकते हैं। किसी को पेमेंट करने का अमाउंट बैंक को बता दें और गारंटर से साइन करवा दें, तो उस राशि का बिल तैयार हो जाता है और उस बिल के माध्यम से हमारी जो एजेंट बैंक है वो उसका भुगतान कर देगी। एक व्यवस्था है। तो विदेशी विनिमय बिल के द्वारा भी भुगतान किया जा सकता है। साख पत्रों द्वारा भुगतान, अब साख पत्र का मतलब हो गया प्रलेखीय साख। अब ये अलग से एक चैप्टर है पूरा के पूरा, प्रलेखीय साख, डॉक्यूमेंटल क्रेडिट। कल के अगले वीडियो में पूरी प्रलेखीय साख के बारे में बताएंगे, लेकिन हल्का सा यहाँ जब अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की बात चल रही है, तो प्रलेखीय साख एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके माध्यम से बैंक आपके भुगतान की गारंटी देती है। बैंक यह वचन देती है कि मैं वचनदाता को, जिसने मेरे पास आवेदन किया है, इसको इस निर्धारित राशि तक, हमने हमारी लिमिट 10 लाख ले रखी है, 20 लाख ले रखी है, 15 लाख ले रखी है, जो भी हमारी लिमिट है, उस लिमिट तक भुगतान करने का वचन देती है। तो बैंक जब वचन देती है तो एक डॉक्यूमेंट्स तैयार होता है, इसको प्रलेखीय साख कहते हैं। प्रलेखीय साख के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। इस तरह से आज के इस पूरे वीडियो में हमने जो चीज़ देखी है, जो समझने की कोशिश की है, वो था अंतर्राष्ट्रीय भुगतान होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की हमने 5 विशेषताएं बताई है। विशेषताओं के बाद में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके कारण बताए हैं। 15 कारण बताए इसमें, 13 कारण बताए इसमें। और भुगतान के तरीके क्या हैं, भुगतान की पद्धतियाँ क्या है, या भुगतान की रीतियाँ क्या है। तो 1 2 3 4 5 रीतियाँ, 5वीं बैंक द्वारा है। बैंक सबसे बड़ी है, छोटी छोटी सारी है। इस प्रकार आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कल अगले वीडियो में हम प्रलेखीय साख के बारे में विस्तृत पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में सुनने और समझने का प्रयास करें। और अब
आने वाले समय में रेगुलर क्लासेस अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाली है, सेकेंड ईयर की भी, फर्स्ट ईयर की भी। अभी वर्तमान में केवल फाइनल ईयर की हुई है। तो जल्द ही आपसे मुलाकात होगी क्लास के रूप में। जब तक ये वीडियो के माध्यम से आप अपना चैप्टर तैयार कीजिए। धन्यवाद।